बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हिस्ट्री ऑफ वायरसेस, एफएससी पार्ट 1 की बायोलॉजी बुक चैप्टर 5 टॉपिक नंबर 4। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वायरसेस को कैसे दरियाफ्त किया गया, वायरसेस के अगेंस्ट वैक्सीन्स कैसे बनी, किस किस साइंटिस्ट ने वायरस पे काम किया और वायरस किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। सबसे पहले हिस्ट्री। जो वर्ड वायरस है ये वेनम से निकला है, जिसका मतलब होता है पॉइजनस सब्सटेंस, पॉइजनस मटेरियल। अब वायरस को हम बायोलॉजी की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसे हम वायरोलॉजी कहते हैं। अर्ली हिस्ट्री में एट द टाइम ऑफ लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच जो वायरस का वर्ड है वो डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन ये साइंटिस्ट जानते थे कि ऐसा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जो कि पॉइजनस है और कॉज करता है डेथ और डिजीज़ को। अब इस पॉइजनस सब्सटेंस के बारे में ये और क्या जानते थे? इनके अकॉर्डिंग पॉइजनस सब्सटेंस जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो प्रोटीन और दूसरा न्यूक्लिक एसिड। लुइस पास्चर ने फर्दर इस पॉइजनस सब्सटेंस पर काम किया और इस पॉइजनस सब्सटेंस को बाद में फिर इसने वायरस का नाम दिया। ये तो था पॉइजनस सब्सटेंस के अकॉर्डिंग कि पॉइजनस सब्सटेंस है क्या। पॉइजनस सब्सटेंस एक इन्फेक्शियस मटेरियल है, पॉइजनस सब्सटेंस है जो कि डिजीज़ कॉज करता है। ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बनता है। फिर कुछ टाइम के बाद लुइस पास्चर ने जब इस पर काम किया पॉइजनस सब्सटेंस पे, तो उसने इस पॉइजनस सब्सटेंस को वायरस का नाम दिया। अब डिफरेंट डिजीज़ हैं जैसे कि इन्फ्लुएंज़ा, हेपेटाइटिस, स्मॉल पॉक्स, एड्स। ये डिफरेंट डिजीज़ डिफरेंट वायरसेस की वजह से होती हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। अब हम देखते हैं कि वायरस है क्या। वायरस एक इन्फेक्शियस एजेंट है। मीन्स इन्फेक्शियस एजेंट ऐसा एजेंट जिसने डिजीज़ कॉज करनी है अपने होस्ट में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। वायरस के पास अपना आरएनए या फिर डीएनए होता है, जैसा कि डायग्राम में शो है। जो ये सेंटर पोर्शन है ये वायरस का आरएनए है और इस आरएनए को एक प्रोटीन कोट ने इन्वेलप के फॉर्म में या इनकेस्ड होता है। ये आरएनए एक प्रोटीन कोट में। वायरस एक इन्फेक्शियस एजेंट है, उसके पास अपना आरएनए या डीएनए होता है और ये आरएनए या डीएनए इनकैप्सुलेटेड होता है प्रोटीन कोट में। वायरसेस जो हैं ये सिर्फ उसी टाइम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं जब ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हों, क्योंकि इनके पास बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होती अपनी। बायोसिंथेटिक मशीनरी ऐसी मशीनरी जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस काबिल बनाती है कि वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके। चूँकि वायरसेस के पास बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होती, इसलिए वायरसेस को एक होस्ट की ज़रूरत होती है जिसके अंदर जाकर वायरस होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी पे काबू पा लेता है और फिर उस बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज़ करके अपने आप को रेप्लिकेट करता है। इट्स मीन वायरस नीड होस्ट टू रेप्लिकेट इट्ससेल्फ। अब देखना ये है कि वायरस का भी हमें पता है कि वायरस एक इन्फेक्शियस एजेंट है, ये डिफरेंट डिजीज़ कॉज करता है। अब इन डिजीज़ के अगेंस्ट हम क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं कि हमें वो डिजीज़ ना हों। कुछ वैक्सीन्स बनाई गई। हम देखते हैं कि सबसे पहली वैक्सीन किसने बनाई। 1796 में एडवर्ड जेनर एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने वैक्सीन बनाई अगेंस्ट वायरल डिजीज़। सबसे पहली वैक्सीन जो बनाई वो एडवर्ड जेनर ने 1796 में बनाई। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स पर काम किया। ये एक वायरल डिजीज़ है, स्मॉल पॉक्स वायरल डिजीज़ है जो कि पॉक्स वायरस की वजह से होती है। अब एडवर्ड जेनर ने कैसे एक वैक्सीन बनाई।
एडवर्ड जेनर ने मिल्क मेड को लिया, उसके हाथ से जो काउपॉक्स के लेयन्स होते हैं उसे रिमूव किया। फिर एडवर्ड जेनर ने इन काउपॉक्स लेयन को 8 साल बच्चे के अंदर इंसर्ट किया। उसने देखा कि ये जो 8 साल बच्चा था इसके अंदर काउपॉक्स डिजीज़ हो गई। अब 6 हफ्तों के बाद जब वो बच्चा रिकवर हो गया काउपॉक्स डिजीज़ से, तब एडवर्ड जेनर ने हेल्दी वायरसेस लिए स्मॉल पॉक्स के, और इन वायरसेस को 8 ईयर ओल्ड बॉय के अंदर इंसर्ट किया। तो एडवर्ड जेनर ने देखा कि लकीली जो बॉय है उसको स्मॉल पॉक्स डिजीज़ नहीं हुई। इससे एडवर्ड जेनर ने रिज़ल्ट ये निकाला कि जो काउपॉक्स लेयन का मटेरियल है वो यूज़ किया जा सकता है अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स डिजीज़ के। और फिर उसने इस काउपॉक्स लेयन को यूज़ किया और वैक्सीनेट किया 23% को सक्सेसफुली। अब ये जो काउपॉक्स लेयन है, क्योंकि ये काऊ से लिया गया और काऊ को वैका भी बोलते हैं, इसलिए ये जो सारा प्रोसेस, सारा एक्सपेरिमेंट एडवर्ड जेनर ने किया, इस प्रोसेस को हम वैक्सीनेशन कहते हैं। ये एक डायग्राम है जिसमें एडवर्ड जेनर के सारे स्टेप्स को बताया गया है कि सबसे पहले उसने मिल्क मेड ली, फिर उसने उस मिल्क मेड से काउपॉक्स लेयन्स को रिमूव किया और एक 8 ईयर ओल्ड बॉय में इंसर्ट किया। फिर ये जो 8 ईयर ओल्ड बॉय था इसे काउपॉक्स डिजीज़ हो गई। उसके बाद ये रिकवर हुआ, इसे 6 महीने लगे इस बच्चे को रिकवर होने में। फिर एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के हेल्दी वायरसेस लिए इन्फेक्टेड पर्सन से और इस 8 ईयर ओल्ड बॉय के अंदर इंसर्ट किए। तब एट द एंड एडवर्ड जेनर ने देखा कि बॉय को जो है वो स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। इसी मेथड को यूज़ करते हुए फिर एडवर्ड जेनर ने 23 पर्सन्स को वैक्सीनेटेड किया, काउपॉक्स लेयन यूज़ किया। जिन्हें स्मॉल पॉक्स था उन्हें काउपॉक्स लेयन दिया और ऐसे ही 23% को सक्सेसफुली वैक्सीनेट किया। अब जो प्रॉपर प्रोसेस है, एक प्रॉपर प्रोसीजर लुइस पास्चर ने वैक्सीनेशन का वो दिया, इनोकुलेट किया डिफरेंट वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म में और उन्हें वैक्सीनेट कर दिया अगेंस्ट अ स्पेसिफिक वायरल डिजीज़। इसी दौरान 1884 में पास्चर एसोसिएट्स जो थे चार्ल्स चैम्बरलैंड, उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया जो है वो पोर्सलिन का जो फ़िल्टर पेपर होता है उसमें से पास आउट नहीं होते, लेकिन ये जो पॉइजनस सब्सटेंस हैं, ये जो वायरस है जो कि रेबीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रेबीज़ एक डिज़ीज़ है जो कि डॉग, काऊ वगैरह के काटने से होती है। वो एजेंट जो रेबीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो इस पोर्सलिन फ़िल्टर पेपर से पास आउट हो जाता है। चार्ल्स चैम्बरलैंड ने क्या देखा? इसने देखा कि बैक्टीरिया जो है वो पोर्सलिन फ़िल्टर पेपर से पास आउट नहीं होता, लेकिन वो एजेंट जो जिसकी वजह से रेबीज़ होती है वो इस पोर्सलिन फ़िल्टर पेपर से पास आउट हो जाता है। इसी तरह 1892 में एवानोस्की ने फाइंड किया कि वो एजेंट जो कि टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़ कॉज करता है वो भी फ़िल्टरेबल है। मींस कि उसने
इन्फेक्शियस पार्टिकल्स लिए टोबैको, जो इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट था उसके लीव्स पे से। इवानोस्की ने इन्फेक्शियस पार्टिकल्स लिए इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट के लीव्स से और इन इन्फेक्शियस पार्टिकल को इनोकुलेट किया हेल्दी लीव्स ऑफ टोबैको प्लांट। अब इवानोस्की ने देखा जो हेल्दी प्लांट था वो इन्फेक्टेड हो गया, उसे टोबैको मोज़ेक डिजीज़ हो गई। रिज़ल्ट ये था कि वायरस जो है, टोबैको मोज़ेक वायरस जो है, ये भी फिल्टरेबल है। चार्ल्स चैम्बरलैंड ने भी यही फाइंड आउट किया कि जो एजेंट है जो डिज़ीज़ कॉज करता है वो फिल्टरेबल है। इसी तरह इवानोस्की ने भी यही फाइंड आउट किया कि जो टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़ का एजेंट है ये फिल्टरेबल है। इन दोनों के एक्सपेरिमेंट और बाद में जैसे कि येलो फीवर जिस वायरस की वजह से होता है वो भी फिल्टरेबल है। तो इन सब स्टडीज़ ने ये बताया कि जो वायरस है, जो पॉइजनस सब्सटेंस है, ये फिल्टरेबल है। ये पास आउट हो जाता है पोर्सलिन फ़िल्टर से, डिफरेंट फ़िल्टर पेपर्स में से, जबकि जो बैक्टीरिया है वो पास आउट नहीं होता। अब जब ये वायरस पास आउट हो जाता है पोर्सलिन फ़िल्टर पेपर से, तो नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो ये आता है कि अब हम इस वायरस को प्योरीफाई कैसे करेंगे, कैसे फर्दर स्टडी करेंगे। 1935 में जो ये फिल्टरेबल एजेंट था जो कि रेबीज़ कॉज करता था, जो कि टोबैको मोज़ेक वायरस था, जो कि येलो फीवर कॉज करता था, इसे स्टैनले ने प्योरीफाई किया। स्टैनले ने 1935 में टोबैको मोज़ेक वायरस को प्योरीफाई किया। स्टैनले ने जो प्रोसेस यूज़ किया वो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस था। जब इसने इसे प्योरीफाई किया और फर्दर स्टडी किया तो स्टैनले ने देखा कि जो प्योरीफाइड एजेंट है इसके पास न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है। स्टैनले की इस स्टडी के बाद हमने वायरस को प्रॉपर्ली क्लासिफाई किया कि वायरस है क्या। वायरस जो है एक इन्फेक्शियस पार्टिकल है जिसके पास अपना आरएनए या डीएनए होता है और प्रोटीन कोट होता है। उसे रिप्रोड्यूस होने के लिए एक होस्ट की ज़रूरत होती है। इसके पास अपनी बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होती, जिसकी वजह से इसे एक होस्ट की ज़रूरत होती है। ये तो थी हमारी हिस्ट्री के वायरसेस होते कैसे हैं, वायरस पे किस किस ने काम किया, वैक्सीन कैसे डिस्कवर की, जो हैं टोबैको मोज़ेक वायरस, रेबीज़ पर किसने काम किया, किसने बताया कि जो वायरस हैं वो फिल्टरेबल हैं, प्योरीफाई किसने किया सबसे पहले वायरस को। इट्स ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ वायरस and also the introduction of virus. Now it's all over today lecture. Thank you very much.